थोड़ा MRV फ्रेमवर्क के बारे में बताएं कि एग्जैक्टली ये क्या है और किस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। जब हम MRV की बात करते हैं, मेजरमेंट रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन की, तो मुझे थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज के ऊपर और UNFCCC के उन डिसीजंस के ऊपर। UNFCCC का आर्टिकल 2 ये कहता है कि हमने स्टेबलाइज करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को सो दैट कि वो इंटरप्ले ना करें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ और वो यूनिवर्सल सिस्टम के साथ। ये आर्टिकल ये कहता है। उसके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जिन जिन कंट्रीज़ ने इनको रेटिफाई किया है। एक ऑब्लिगेशन ये है कि द कंट्रीज हैव टू प्रिपेयर पीरियोडिकली देयर ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज। राइट। फिर उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। UNFCCC ने एक तमीज़ दी है Annex 1 की और नॉन Annex 1 की। Annex 1 कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनकी वजह से गैसों का इर्तिकाज़ ज़्यादा हुआ है, जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी की है कि गैसेस हवा में ज़्यादा हैं। राइट। सो दे आर बाउंड टू प्रिपेयर देयर ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज एवरी ईयर। नॉन Annex 1 कंट्रीज़ को ये कहा गया है कि इन्होंने अपनी नेशनल कम्युनिकेशंस हर 4 साल के बाद देनी है और हर 2 साल के बाद बाइनियल अपडेट रिपोर्ट्स देनी है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री इज वन ऑफ द कंकॉमिटेंट पार्ट ऑफ दिस नेशनल कम्युनिकेशंस। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कितनी हैं क्वांटिफाई करना, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। किसी ने कोई यूज़ कर लिया, किसी ने कोई यूज़ कर लिया, बट कैसे कंपेयर करेंगे कि पूरी दुनिया में जो गैसेस जो हैं वो एक ही मेथडोलॉजी से एक ही स्टैंडर्ड को मीट करते हुए बनाई गई हैं। राइट। एप्पल और ऑरेंजेस को तो कंपेयर नहीं कर सकते ना आप। तो IPCC ने उसके ऊपर गाइडलाइंस दी हैं, जिसे हम IPCC ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री प्रिपरेशन गाइडलाइंस बोलते हैं। वो 1996 में दी, फिर 1996 में रिवाइज की, फिर 2006 की गाइडलाइंस आई, फिर 2006 की गाइडलाइंस को उन्होंने रिफ़ाइन कर दिया 2019 रिफाइनमेंट के नाम से। आई एम वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ द 2019 रिफाइनमेंट गाइडलाइंस एज वेल। तो मकसद ये था कि ये तमाम कंट्रीज़ उन्हीं गाइडलाइंस को, एक ही गाइडलाइंस को फुलफ़िल करते हुए, फॉलो करते हुए ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज बनाएं। ये ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज जब UNFCCC के पास इन्वेंट्रीज जाती हैं तो उसके ऊपर ICA प्रोसेस है, इंटरनेशनल कंसल्टेटिव एनालिसिस। वो फॉलो करते हैं कि ये कंट्री की रिपोर्टिंग्स ठीक हैं, नहीं ठीक हैं, इन्होंने की मेथडोलॉजीज़ स्टैंडर्डाइजेशन को मीट करती हैं या कुछ गैसेस रिपोर्ट नहीं हुई, इस किस्म की चीज़ें। इन चीज़ों को देखते हुए कि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द एक्शंस द गवर्नमेंट्स आर टेकिंग एंड इन द इन्वेंटरीज दे आर रिपोर्टिंग, मेजरमेंट रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन का एक सिस्टम शुरू किया गया। शायद ये बाली कॉन्फ्रेंस में हुआ, शायद उसमें ये कहा गया कि हर कंट्री अपने नेशनल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए MRV का सिस्टम एस्टैब्लिश करेगा, मेजरमेंट रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन का, कि आपकी गैस की इमिशंस कितनी हैं। उन गैस की इमिशंस का की कैटेगरी एनालिसिस करते हुए आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज वज़ा की हैं। से आप यू आर सेइंग कि जी मेरी इमिशंस एनर्जी सेक्टर से ज़्यादा हैं, तो क्या आपने एनर्जी में रिन्यूएबल्स का सेगमेंट रखा होगा, प्लान बनाया होगा। फिर उसके नतीजे में आपके एक्शन प्लान क्या है और एक्शन प्लान की फुलफिलमेंट के लिए आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंस चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको कैपेसिटी चाहिए, एंड आफ्टर हैविंग सो हाउ मच emissions you are going to reduce from that very sector or sub sector. This is the MRV system. कंट्रीज इसके ऊपर कुछ काम कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। 2015 आ गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया। पेरिस एग्रीमेंट में आर्टिकल 13 आया जिसने कहा कि MRV will now be considered as enhanced transparency framework। अब उसको ETF का नाम दिया गया। ओके, राइट। अब चैलेंज ये था कि UNFCCC की बेस है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इशू सेम है पूरी दुनिया का,
क्लाइमेट चेंज का कंसर्न है, लेकिन उसको टैकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हैं। टैकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, और उसको उसमें लाइक जो कंट्रीब्यूशन है मतलब वो भी डिफरेंट है ना। मतलब हर मुल्क का जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट को ख़राब करने में वो भी सेम नहीं है। वो भी सेम नहीं है। बट जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ कंट्रीज़ पे ज़्यादा हैं, कुछ पे कम। यस एग्जैक्टली। ये जो आजकल इनजस्टिस की रिपोर्ट चल रही है, ये सारी डिबेट चल रही है, वो इसी चीज़ों के ऊपर चल रही है कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जो है वो लाई करती है। पेरिस एग्रीमेंट ने इसको एनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क का नाम दिया। उसमें ये एक क्लॉज ये डाली, if I am a developing country and I need support, technology, financial and capacity, मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को मेंशन करूँगा कि मैंने इंटरनेशनल कमिटमेंट से कितनी सपोर्ट हासिल की। जो Annex 1 कंट्री है वो रिपोर्ट करेगा कि मैंने डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन चीज़ों के लिए कितनी सपोर्ट दी। सो दैट इज़ द एलिमेंट जो ETF के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया। उन्होंने कहा जी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, इट्स आल्सो अबाउट द एक्शंस एंड द फुलफिलमेंट ऑफ एक्शंस एंड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फुलफिल दोज एक्शंस। इसके ऊपर भी रिपोर्टिंग चाहिए। इसको एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क का नाम दिया। हमने MRV फ्रेमवर्क तो नहीं बनाया था, लेकिन GCISC में हमने जब ये देखते हुए पेरिस एग्रीमेंट के बाद कि यार अब आइंदा से BTR देनी होगी, जिन्हें बाय एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कहा जाता है, इस साल से वो शुरू हैं 31 दिसंबर 2024 से, तो हमें एक फ्रेमवर्क बनाना है। तो वो GCISC में हमने एक MRV के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इट एसेंशियली कवर्स 3 सेगमेंट्स। नंबर 1 इज़ मिटिगेशन के अंदर वो ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज़ को, NDC की जो अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, उसकी ट्रैकिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड मेजर, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है या रिन्यूएबल पॉलिसी है, फूड सिक्योरिटी में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और रेजिलियंस के एस्पेक्ट्स हैं, दीज थिंग्स। सेकेंड उसका जो ब्रॉडर कंपोनेंट है आफ्टर द मिटिगेशन, दैट इज़ द अडेप्टेशन। अच्छा, बट अडेप्टेशन में तो मिटिगेशन में तो जो है असेस करना बहुत आसान है कि जी आपने ये एक्शन किया और उससे ये इतनी ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस हो गई, लेकिन हाउ यू विल मेजर द अडेप्टेशन, दैट इज़ अ क्रिटिकल डिबेट ऑन इट। जो ग्लोबल डिबेट इस वक्त चल रही है पिछले 3-4 सालों से शर्म ओ शेख से, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। जैसे मिटिगेशन का गोल है कि हमने तो ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री C पे प्रेफरेबली लेके आना है, या बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 2 डिग्री C पे लेके आना है। तो वो तो उसके लिए हमें 2030 में अपनी एमिशंस को 43% रिड्यूस करना होगा ताकि 2050 में हम नेट ज़ीरो के ऊपर आ जाएं। लेकिन व्हाट विल बी द ग्लोबल गोल ऑफ अडेप्टेशन? अडेप्टेशन को मेजर कैसे करेंगे? अडेप्टेशन इज़ द मेजर कंसर्न ऑफ द डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। इसके ऊपर भी इंडिकेटर्स होनी चाहिए जिसके ऊपर डिबेट चल रही है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की। देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज SITPA इन फ्रांस, जिनके साथ मिल के हमने एग्रीकल्चर और वाटर के इंडिकेटर्स फाइनलाइज कर लिए। एंड नाउ इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू फाइनलाइज इंडिकेटर्स ऑन हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम्स एंड अर्बन ह्यूमन सेटलमेंट्स. Right. So the first segment in this MRV platform of Pakistan, that we call it as transparency platform for Pakistan, is mitigation. The second is adaptation, and the third one is FTC, financial technology and capacity support, जिसके ऊपर हमारे अभी डाटा के इश्यूज हैं, अभी हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. So this is all about the MRV system that you are. लेकिन बेसिक मकसद ये है कि कंट्रीज़ को पता होना चाहिए कि हमारी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को देखते हुए हम जो इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं उसमें हम किस हद तक क्लियर हैं और हमारे एक्शंस के नतीजे में हम रेजिलियंस और मिटिगेशन के एस्पेक्ट्स को किस तरीके से देख रहे हैं. राइट. और रेजिलियंस और मिटिगेशन की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है लाइक जहाँ पर हम वी हैव दिस फोरकास्ट के बाय 2100 जो ग्लोबल सी लेवल्स हैं दे आर गोइंग टू राइज, और उसका जो इम्पैक्ट जो एग्रीकल्चर के ऊपर भी आएगा, वो भी सारी जो हम बातें करते हैं. तो रेजिलियंस के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और जहाँ पर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि अ लॉट ऑफ पुअर कंट्रीज आर गोइंग टू बी they're going to hit harder, the climate change is going to hit them harder.
और क्योंकि वो मेजर्स नहीं ले सकेंगे टू कोप अप विद द जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस होंगे, मतलब जिस तरह पाकिस्तान के केस में भी आई एम श्योर जो फ्लड्स हमारे 2021 में आए हैं 2022 में मे बी लाइक इस 2 साल के अरसे में कोई बहुत ज़्यादा हमने मेजर्स नहीं लिए होंगे कि उस तरह की तबाही को हम उससे बच सकें। देखें, मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर करूंगा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इवॉल्विंग नेचर ऑफ कैटास्ट्रोफिस, नंबर 1, 2010 का जो फ्लड था इट वाज रिवरीन फ्लडिंग। जो ही मानसून शुरू होता है तो हम गेजेस के ऊपर लग जाते हैं, सतलज में इतना पानी आ गया, ब्यास में इतना पानी आ गया, रावी में इतना आ गया, हमारे डैम इतने फिल हो गए। दिस इज द थिंग। 22 flood was not a riverine flood. It was urban flooding, it was flash flooding, like these sort of thing. हम उस तैयारी में रह गए कि रिवरीन फ्लडिंग होगी, लेकिन फ्लड वो दूसरी नेचर का आया। राइट। फिर अगर आप देखें और इसकी वजूहात क्या इसमें जो ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं वो भी उसमें शामिल है उसकी वजह? नहीं, 2022 के फ्लड में जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग का इतना रेट का शेयर नहीं है। तो उसी साल अप्रैल में 3 एक्सट्रीम इवेंट्स हिट हुए पाकिस्तान में 2022 में। इनिशियली इन मार्च देयर वाज अ हीट वेव, जिसकी वजह से आपकी अच्छा भला ग्रेन बनता उसका साइज छोटा रह गया, श्रिबल्ड ग्रेन बना। देन उसके बाद वो आपने ब्रिज टूटते हुए की वीडियो देखी होगी, एक ग्लेशियर लेक आउटपोस्ट फ्लड की वजह से। दैट वाज द सेकंड एक्सट्रीम इवेंट। एंड थर्ड वन वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन। ऑलमोस्ट 283% डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल। इट्स ह्यूज कि अगर आपकी एंटिसिपेशन हो भी, अगर आपकी अर्ली वार्निंग इतनी हो भी, इवन देन हाउ यू कैन डू दैट। आपके पास रिसोर्स स्टोरेज की कैपेसिटी तो 3 डैम ही है ना, जिसको आपने इंक्रीज नहीं किया। तो वो जहाँ से वो जाना है, वो जाते जाते फिर एक रेला बनते वो दरिया बहरा अरब में जाके गिरना है, तो कितनी डिवास्टेशन फैलाता चला जाएगा। इस साल भी 15 से 20% ज़्यादा मोर देन नॉर्मल की फोरकास्ट है मानसून के अंदर बारिशों की। सो डिस्पाइट नोइंग कि ये फोरकास्ट मौजूद है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड नहीं कर सके कि उसको हम कम्बैट कर सकें। देखिए, जब हमने ये एस्टीमेट दिया उस वक्त जो 4R रिपोर्ट बनी है रेजिलियंस की, जितनी हमारे, देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर एक स्कूल की बिल्डिंग या एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग गिर गई, उसको बना देना दोबारा ये रेजिलियंस नहीं है। रेजिलियंस ये है कि आप उस स्ट्रक्चरल गाइडलाइन से बनाएं कि इस कैपेसिटी का फ्लड अगर उस वक्त आ जाए आने वाले सालों में, तो वो इसको रेजिस्ट कर सके, वो ना गिर जाए। अब उस सारी चीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाने की जो कॉस्ट है वो 4 to 5 टाइम्स हायर हो जाती है। हम तो 32 बिलियन US डॉलर जो है उसका तो लॉस उसमें बर्दाश्त कर चुके हैं ना 22 में। तो वो उसके अंदर उस स्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाने की कॉस्ट शामिल नहीं है, जस्ट उसको एज सच रिवैम्प करने की कॉस्ट शामिल है। राइट, लाइक आई थिंक कि जहाँ MRV फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल डिफरेंट नेशंस, तो उसमें अगेन जो नुकसान है वो ज़्यादा वो पुअर कंट्रीज़ का है, क्योंकि वो दे मे नॉट बी एबल टू हैव इनफ रिसोर्सेज। पुअर बट मोस्ट वल्नरेबल, यस, मोस्ट वल्नरेबल एज वेल। तो पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। आप देखें, आपकी नॉर्थ की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो अलहदा हैं, साउथ की अलहदा हैं। इस तरफ को आप चले जाएं डीजी खां की तरफ, वहाँ पे आपको फ्लैश फ्लडिंग्स के इश्यूज़ का सामना है। ये सारी जो सुलेमान की रेंज है, सिंध में चले जाएं तो थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैव बीन डिवोर्ड बाय सी। बदीन और ठट्ठा में चले जाएं तो वहाँ पे तो वो सॉइल सारी सफ़ेद हो गई है, दे आर नो लॉन्गर प्रोडक्टिव। अगर आप नॉर्थ में चले जाएं, और मैं जब आपको टेम्परेचर्स की बात बता रहा था कि जी पाकिस्तान में 5 डिग्री के करीब बढ़ेंगे टेम्परेचर, तो रेट ऑफ चेंज in temperature is more in the northern areas where we have the glacier reserves over there. तो it means कि अगर ज़्यादा glacier reserves हैं वहाँ पे और ज़्यादा temperatures वहाँ पे बढ़ रहा है, तो there are मोस्ट लाइकलीहुड कि जी आपकी ग्लॉफ के इवेंट्स फ्यूचर के अंदर ज़्यादा होंगी और फ्लडिंग के इवेंट्स जो है वो ज़्यादा होंगे। तो इसके ऊपर हमारा ग्लॉफ का एक प्रोजेक्ट जो है वो GCF की फंडिंग के साथ वो भी चल रहा है। उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर गैबियन वॉल्स और ये वो सारी चीज़ें डाली हुई हैं
कि जी किस तरीके से कम्युनिटीज़ को अलर्ट करना है, उसके अंदर रेजिलियंस लेके आनी है, किसी तरीके से ग्लेशियर्स की इन्वेंट्री जो मेंटेन करते हैं उसमें देखना है कि हॉट स्पॉट्स कौन कौन से हैं फ्यूचर में। इस किस्म की चीज़ों के ऊपर जो है वो काम तो हो रहा है, लेकिन द इवॉल्विंग नेचर ऑफ द कैलेमिटीज़ इज़ चेंजिंग सो रैपिडली कि बाज़ औक़ात क्लूलेस हो जाते हैं कि व्हाट हैपेंड टू अस।